दोस्तों, नीम गांव के पास एक घना और पुराना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल जितना हरा भरा था उतना ही रहस्यमय भी लगता था। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जो कच्ची थी। उसमें एक जवान लेकिन दुखी औरत रहती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच थी, लेकिन गम और अकेलापन उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर चुके थे। 1 साल पहले उसका पति एक गंभीर बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया था। तब से सावित्री बिल्कुल अकेली रह गई थी। न कोई अपना, न कोई सहारा। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में कभी सिलाई धुलाई करके अपना गुजारा करती। सावित्री दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी छुपी रहती थी। वह किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। अब उसका जिंदगी का मकसद बस इतना रह गया था कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करे और दिन गुजारे। एक दिन की बात है, सावित्री रोज की तरह जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तभी पास के एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उतरकर उसके सामने बैठ गया। सावित्री थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा कि बंदर चुपचाप है और कुछ नहीं कर रहा, तो वह थोड़ी शांति महसूस करने लगी। सावित्री ने धीरे से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? बंदर जैसे उसकी बात समझ गया हो, चुपचाप उसके सामने बैठा रहा। बंदर ने अपना सर झुका लिया। सावित्री हल्का सा मुस्कुराई और फिर दोबारा अपने काम में लग गई। बंदर वहीं पास बैठा उसे देखता रहा। जब सावित्री लकड़ियां बांधने लगी, तो बंदर भी आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगा। यह देखकर सावित्री हैरान रह गई। उसने बंदर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तू तो वाकई बहुत समझदार है। उस दिन के बाद बंदर रोज आने लगा। कभी वह उसके लिए फल ले आता, कभी उसके काम में हाथ बंटाता, कभी शाम तक उसकी झोपड़ी के बाहर बैठा खेलता रहता। धीरे धीरे सावित्री की जिंदगी में नई रौनक लौट आई। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी। वक्त गुजरता गया और सावित्री और बंदर के बीच एक अनोखा मगर प्यारा रिश्ता बन गया। जब सावित्री अकेली होती, बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती, तो चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख देता। अब सावित्री भी उसे अपने घर का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी चांदनी देख रही थी। उसने देखा कि बंदर पास के पेड़ की टहनी पर बैठा है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? यह सुनते ही बंदर छलांग लगाकर उसके पैरों के पास बैठ गया। सावित्री ने उसे गोद में उठा लिया। उस रात पहली बार उसने बंदर का हाथ थामा और चैन से सो गई। बंदर पूरी रात उसके पास बैठा रहा। अब हालत यह थी कि सावित्री बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसके दिल में वह बंदर एक अपनों जैसा बस चुका था। सावित्री के दिल में अब यह यकीन बैठ चुका था कि यह बंदर कोई साधारण जानवर नहीं है। उसे महसूस होने लगा कि शायद यह कोई पुरानी रूह है जो किसी वजह से उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आई है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं उसकी झोपड़ी को हिला रही थीं। सावित्री चुपचाप झोपड़ी के अंदर बैठी थी। तभी बंदर उसके पास आकर खामोशी से बैठ गया। जैसे ही बिजली की रोशनी अंदर पड़ी, सावित्री ने उसकी आंखों में एक अनोखी चमक और गहराई महसूस की। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर कुछ नहीं बोला, बस अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। यह पल सावित्री के लिए बहुत गहरा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल के भीतर का खालीपन, जो बरसों से उसे अंदर अंदर खा रहा था, आज भरने लगा हो।
सावित्री ने बंदर को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक सुकून भरी अपनायत महसूस हुई, जैसे कोई अपना शख्स बहुत लंबे इंतजार के बाद लौट आया हो। वक्त इसी तरह गुजरता गया। दिन और रात बीतते रहे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सावित्री ने अपने जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां महसूस करनी शुरू कर दी। उसे उल्टियां होने लगीं, पेट भारी लगने लगा और बदन में लगातार सुस्ती रहने लगी। वह परेशान हो गई। फिक्र में डूबी सावित्री गांव की दाई के पास पहुंची। दाई ने उसे देखा, नाड़ी टटोली और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, सावित्री, तुझे मुबारक हो, तू मां बनने वाली है। सावित्री यह सुनकर दंग रह गई। उसने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? दाई ने उसके कांपते हुए हाथ थामे और नरमी से कहा, बेटी, कई बार जिंदगी में ऐसे राज सामने आते हैं जिनकी वजह इंसान नहीं समझ पाता। जो कुछ होता है वो ऊपर वाले के हुक्म से होता है। रास्ता कैसा था ये हम नहीं जान सकते। सावित्री सोचों में डूबी हुई घर लौट आई। उसके दिल में एक एक बात उलझी हुई थी। उसे वह रात याद आ रही थी, बारिश, बिजली, ठंडी हवा और लकड़ी का बंदर उसके पास लेटा हुआ। उस रात उसे अजीब सी राहत महसूस हुई थी। अब उसे डर सताने लगा। क्या वाकई वही रात इस हालत की वजह बन सकती है? क्या ये सब कोई इशारा है? अब जब भी वह उस लकड़ी के बंदर को देखती, उसका दिल कांप उठता। पहले जो अपनापन था, अब उसकी जगह झिझक और डर ने ले ली थी। उधर वह खिलौना रोज वहीं रहता, जैसे उसका हमदर्द हो, उसका साथी हो। मगर सावित्री का दिल अब भारी हो चुका था। इधर गांव में बातें भी फैलने लगी। कोई तंज करता, कोई फुसफुसाता, एक विधवा मां कैसे बन सकती है? जरूर इसने कोई गुनाह किया होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि शायद जंगल की कोई असरअंदाज ताकत उस पर हावी हो गई हो। ये बातें सुनकर सावित्री बिखरने लगी थी। वह जानती थी कि उसने किसी मर्द के करीब कभी कदम तक नहीं बढ़ाया, मगर फिर ये सब हो कैसे गया? उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं तो किसी मर्द के पास तक नहीं गई, फिर यह सब कैसे हुआ? सावित्री के ज़हन में रोज वही बारिश वाली रात घूमती रहती। वह पल जब उसने उस बंदर को अपने सीने से लगाया था, और उसके बाद जैसे उसकी जिंदगी बदलती चली गई। एक दिन सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर हमेशा की तरह उसके पास ही आकर बैठ गया। वो उसकी आंखों में देखने लगा। उन आंखों में वही चमक थी, वही जो उस तूफानी रात में उसने महसूस की थी। सावित्री की आंखें भर आईं। आंसुओं के साथ उसके होठों पर बस एक जुमला आया, मैंने तुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन ये कैसे हो गया? तू मेरे बच्चे का बाप कैसे बन गया? कुछ दिनों बाद जब गांव वालों को खबर मिली कि सावित्री मां बनने वाली है, तो पूरा गांव हैरान रह गया। पंचायत बुलाई गई, सब इकट्ठा हो गए। गांव के सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, सावित्री, सच बता, तेरे बच्चे का बाप कौन है? सावित्री चुप रही, सिर झुकाकर खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। पंचायत के लोग भड़क उठे, बिना मर्द के पेट कैसे निकल आया? झूठ बोल रही है। गांव की कुछ औरतें भी कहने लगीं, इसने जरूर कुछ छुपाया है। हिम्मत जुटाकर सावित्री ने कहा, मेरी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो मेरे साथ रहता था, मेरी मदद करता था, मेरा सहारा था। यह सुनकर सरपंच जोर से हंस पड़ा। तो अब तुम कहना चाहती हो कि तुम एक बंदर से प्रेग्नेंट हो गई? पूरा गांव हंसने लगा।
हर कोई मजाक उड़ा रहा था, लेकिन सावित्री का चेहरा उतना ही उदास और खामोश था। सावित्री की बात सुनकर पंचायत चुप हो गई, लेकिन गांव वाले उसे शक की नजर से देखने लगे। उसने बड़ी सादगी से कहा, मैंने कभी किसी मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। मुझे सच में नहीं पता यह सब कैसे हुआ। बस इतना जानती हूँ कि जब से वो बंदर मेरी झोपड़ी में आया, मेरी जिंदगी बदल गई। उसकी ये बातें सुनकर लोग और भड़क उठे। औरतों ने उससे बात करना छोड़ दिया, बच्चों ने उसकी झोपड़ी के पास आना बंद कर दिया। सावित्री पूरी तरह तन्हा हो चुकी थी, ना हमदर्द ना हमसफर। एक शाम वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी थी कि अचानक वही बंदर दरवाजे पर आकर बैठ गया। धीरे धीरे वो उसके पास आया और अपना सिर सावित्री के घुटनों पर रख दिया। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री हैरान रह गई। तू रो रहा है? उसने उसका हाथ थाम लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस जानवर के दिल में भी कोई गहरी मोहब्बत और लगाव छुपा है। अचानक बंदर उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। सावित्री ने आवाज दी, रुक जा। कहाँ जा रहा है? लेकिन वो पीछे मुड़े बिना चला गया। सावित्री वहीं बैठी रह गई, उलझन में, दर्द में, बिल्कुल अकेली। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। जब उन्हें सावित्री की हालत का पता चला तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा, तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा साधारण नहीं है। यह कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक खास मकसद लेकर आया है। सावित्री ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, जी, एक बंदर था जो मेरे साथ रहता था, मेरी मदद करता था, मेरा ख्याल रखता था, मगर अब वो कहीं चला गया है। महात्मा जी कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर होकर बोले, वो साधारण बंदर नहीं था। एक श्राप की वजह से उसने वो रूप धारण किया था, लेकिन जब उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा हुई तो वो श्राप टूट गया। सावित्री ने हैरानी से पूछ लिया, तो क्या मेरे पेट में पल रहा बच्चा सच में कोई खास रूह है? महात्मा जी ने हामी भरी और बोले, हाँ, यह कोई आम जन्म नहीं है। यह इंसान और नेकी से जुड़ी एक रूह का करिश्मा है। मगर याद रख, इसके जन्म के साथ बड़ी आजमाइशें भी आएंगी। अंधेरी ताकतें भी इसे पाना चाहेंगी। तुझे अपने बच्चे की हिफाजत हर हाल में करनी होगी। सावित्री के होंठ कांप उठे। तो वो बंदर अब कहाँ है? महात्मा जी ने जवाब दिया, वो अब अपने असली रूप में लौट चुका है। उसे उसके कर्मों का फल मिल गया है और अब वो दिव्यता प्राप्त कर चुका है। सही समय आने पर वह लौटेगा, तेरी और तेरे बच्चे की मदद करने के लिए। समय गुजरता गया। सावित्री का पेट बढ़ता रहा और गांव के शक भी, लेकिन अब उसके दिल में डर की जगह हौसला और भरोसा आने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि वह अकेली नहीं है और उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी ही होगी। वक्त गुजरता गया और सावित्री का प्रसव पास आता गया। उसका जिस्म भारी हो चुका था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। गांव की औरतें आज भी उससे दूरी बनाए रखती थीं। उसके लिए हर दिन एक नई आजमाइश बन चुका था। एक रात अचानक तेज आंधी आई। हवाएं गूंजने लगीं और आसमान में बिजली चमकने लगी। सावित्री अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे बाहर कोई मौजूद हो। वो डरते डरते दरवाजे तक गई और धीरे से झिरी में से झांक कर देखा। बाहर एक काला लिबास ओढ़े एक अजनबी साया खड़ा था। हाथ में एक लंबा भाला और चेहरे पर अजीब सी चमक, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती और सर्दपन साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री कांपती हुई आवाज में बोली, तुम कौन हो?
वो शख्स धीमे कदमों से आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, तेरे पेट में पलने वाला बच्चा आम नहीं है, वो एक खास शक्ति है और मैं उसे लेने आया हूँ। सावित्री घबराकर पीछे हटी, पेट पर हाथ रखा और सख्त लहजे में बोली, मैं अपनी औलाद को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दूंगी। अजनबी शख्स हल्का सा हंसा और बोला, मुझसे बच पाना नामुमकिन है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सावित्री की नजर झोपड़ी के बाहर एक अलग सी हलचल पर गई, जैसे अंधेरे में एक तेज चमक उभरी हो। कुछ ही पल में एक बड़ी आकृति सामने आई, वही बंदर, मगर इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और रोशन लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर रक्षक जैसा तेज था। वो सावित्री और उस अजनबी के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया। अजनबी, जिसका नाम कालकेतु था, अपने हथियार को संभालकर खड़ा हो गया, जबकि बंदर गहरी नजर से उसे देख रहा था, जैसे किसी बड़े टकराव की शुरुआत होने वाली हो। सावित्री ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है, उसके बच्चे की हिफाजत के लिए कोई मौजूद है और वो आखिर तक उसके साथ खड़ा रहेगा।